दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। सीटेट जनवरी 2024 के लिए जो प्रश्नोत्तर श्रृंखला चल रही है उसमें आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगस्त 2023 का देखेंगे जो पेपर 2 से लिया गया है। हिंदी गद्यांश और शिक्षण के क्वेश्चंस हैं इसमें। तो हम इसलिए ये पेपर देख रहे हैं ताकि हमें पैटर्न के बारे में पता चले कि क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे अभी एग्जाम में। ठीक है, तो ये पेपर 2 का क्वेश्चंस है इसमें। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, विद्यार्थियों के लिए भाषा शिक्षण अधिगम के लिए कौन सी कक्षाई संसाधन नहीं है। इसमें कौन सी ऐसी कक्षाई संसाधन है जो विद्यार्थियों के लिए भाषा शिक्षण अधिगम के लिए नहीं है। तो कक्षा का पुस्तकालय, देखिए कक्षा का जो पुस्तकालय होता है लाइब्रेरी, वो भाषा शिक्षण अधिगम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये राइट होगा। तो हमें निगेटिव चीज़ें ढूंढनी है। ठीक है, इसमें नहीं पूछा है तो हमें निगेटिव चीज़ ढूंढनी है। तो उसके बाद देखिए सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, पठन का कोना, तो ये भी होगा। शब्द दीवार, ऐसी दीवार जहाँ पर शब्द लिखे हों, तो वो भी आपका राइट होगा। लेकिन ये जो कक्षाई प्रक्रियाएं होती हैं वो भाषा शिक्षण अधिगम के लिए का संसाधन के रूप में कार्य नहीं करती हैं। देखिए संसाधन, ठीक है, ऐसी चीज जिसका हम प्रयोग करके सीख सकें। ठीक है, तो संसाधन, तो कक्षाई प्रक्रिया जो होती है वो संसाधन नहीं है, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। इसके बाद 122 क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन इसमें क्या कह रहा है कि भाषा अध्यापक द्वारा व्यक्तिपरक अधिगम की योजना तैयार की जानी चाहिए। तर्क क्या करता कह रहा है कि नई भाषाओं के अधिगम से शिक्षार्थियों में विविधता होती है। देखिए पहला कह रहा है कि भाषा अध्यापक द्वारा व्यक्तिपरक अधिगम की योजना तैयार की जानी चाहिए। बात सही है, जिस तरह का व्यक्ति हो उसी प्रकार की हमें अधिगम की योजना तैयार की जानी चाहिए। कमजोर व्यक्ति और जो मतलब एक कक्षा में विविध प्रकार के बच्चे होते हैं, तो हमें उन विविध प्रकार के बच्चों को ध्यान में रखते हुए उसकी योजना, अधिगम की योजना तैयार की जानी चाहिए। ये बात सत्य है। अध्यापक का ये दायित्व है कि बच्चे जो है जिस तरह के बच्चे हैं विविध प्रकार के क्लास में, उनके हिसाब से जो है अधिगम की योजना तैयार की जानी चाहिए। और तर्क क्या कह रहा है कि नई भाषाओं के अधिगम से शिक्षार्थियों में विविधता आती है। सही बात है, जो नई नई भाषाएं होती हैं वो शिक्षार्थियों में विविधता को लाती हैं। तो इसमें पहला कह रहा है कि ए सही परंतु आर गलत है। सेकंड ऑप्शन कहता है कि ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। और थर्ड क्या कहता है कि ए गलत है परंतु आर सही है। फोर्थ कहता है कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो देखिए 122 में सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही तो हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। कि मतलब नई भाषाओं के अधिगम से शिक्षार्थियों में विविधता आती है, ये ए का जो है व्याख्या नहीं करता है। तो सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए, किस विधि में शिक्षार्थी की प्रथम भाषा शिक्षण में केंद्रीय भूमिका निभाती है। संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, कार्य आधारित अधिगम, या फिर डायरेक्ट मेथड मतलब प्रत्यक्ष विधा। तो किस विधि शिक्षार्थी की प्रथम भाषा शिक्षण में केंद्रीय भूमिका निभाती है। जो फर्स्ट लैंग्वेज मदर टंग होती है वो शिक्षण में केंद्रीय भूमिका निभाती है, वो किस विधि के द्वारा। तो इसमें देखिए 123 में राइट आंसर आपका व्याकरण अनुवाद विधि। ठीक है, इस व्याकरण अनुवाद विधि, इसको भंडारकर विधि भी कहते हैं। तो प्रथम भाषा शिक्षण में केंद्रीय भूमिका व्याकरण अनुवाद विधि निभाती है। तो सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। चेतन की प्रथम भाषा भोजपुरी है। वह तमिलनाडु गया, अब वह भोजपुरी नहीं बोलता है और अपने साथियों से केवल अंग्रेजी में ही बोलता है। जब नई द्वितीय भाषा प्रथम भाषा का स्थान लेती है तो यह स्थिति किस बात की द्योतक है। मतलब देखो, पहले वो भोजपुरी तो जानता था लेकिन
फर्स्ट लैंग्वेज उसकी भोजपुरी थी, लेकिन जब वो तमिलनाडु गया तो वो भोजपुरी नहीं बोलता है, मतलब वो स्किप हो गई भाषा, वो नहीं बोलता है, वो केवल इंग्लिश बोलता है। तो ये जब नई द्वितीय भाषा प्रथम भाषा का स्थान लेती है तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम ऋणात्मक द्विभाषावाद कहते हैं, क्योंकि जो प्रथम भाषा है वो गायब हो गई। तो ऑप्शन नंबर 2 ऋणात्मक द्विभाषावाद। निम्नलिखित में से कौन सा पठन पूर्व गतिविधि को समर्थित करता है? ऐसा कौन सा पठन पूर्व गतिविधि को मतलब पढ़ने से पहले की गतिविधि को समर्थित करता है? शिक्षार्थी को कार्य का सारांशीकरण करने को कहना, अनुमान लगाने से संबंधित कार्य का प्रयोग, व्याकरणिक संरचनाओं का शिक्षण, भाव अनुवाद संबंधी कार्यों का प्रयोग। तो देखिए भाव के अनुवाद संबंधी कार्यों का प्रयोग, तो हम इसका जब हम भाव को जान लेंगे, मतलब हम सारांश को पढ़ लेंगे, पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद की प्रक्रिया है ये। और व्याकरणिक संरचनाओं का शिक्षण ये हम पढ़ने के बाद ही लगाते हैं। और शिक्षार्थी को कार्य का सारांशीकरण करने को कहना, जब पाठ पढ़े रहोगे तभी तो उसका सारांशीकरण कर पाओगे। इसमें जो सेकंड ऑप्शन है 125 में कि अनुमान लगाने संबंधी कार्य का प्रयोग, जब आप पढ़ने से पूर्व आप अनुमान ही तो लगा सकते हो, क्योंकि उसको पढ़ा नहीं है आपने। तो ये पढ़ने से पूर्व की गतिविधि को समर्थित करता है। कौन सा? अनुमान लगाने से संबंधी कार्य का प्रयोग। राइट आंसर सेकंड नंबर। 126 क्या कहता है कि उपचारात्मक शिक्षण के बारे में कौन सा सही है? प्रदर्शन या फिर उपलब्धि सुधार हेतु मदद देना, पिछड़े विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति दर्शाना, उपलब्धि में सुधार हेतु अतिरिक्त अंक देना, मेधावी बच्चों को अतिरिक्त ध्यान देना। तो उपचारात्मक शिक्षण के बारे में कहा जा रहा है। तो देखिए उपचार कब किया जाता है? जब प्रदर्शन, उपलब्धि, सुधार हेतु मदद, ठीक है। उपचार में क्या किया जाता है? मदद दी जाती है, ठीक। सुधार किया जाता है। पिछड़े विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति दर्शाना, ये नहीं होगा, सहानुभूति नहीं दर्शा सकते। उपलब्धि में सुधार हेतु अतिरिक्त अंक देना, नहीं, अतिरिक्त अंक देना नहीं। मेधावी बच्चों को अतिरिक्त ध्यान देना, नहीं। मेधावी बच्चों को आप अतिरिक्त ध्यान देंगे तो फिर जो कमजोर बच्चे हैं, जो एकदम से प्रवीण नहीं है, उनको क्या आप स्किप कर दोगे? ये शिक्षा का कोई मतलब प्रकार नहीं है। और ये उपलब्धि में सुधार है तो अतिरिक्त अंक तो देना ही नहीं है। सहानुभूति भी इसमें निगेटिव हो जाएगा, ठीक। सहानुभूति, अतिरिक्त अंक, ये सब क्या होते हैं? अतिरिक्त ध्यान देना, ये सब आपके निगेटिव कीवर्ड हैं, ठीक। ये आपका निगेटिव हो जाएगा। लेकिन जहाँ उपचार होगा वहाँ मदद जरूर होती है, ठीक। उपचार के लिए आप क्या करेंगे? बच्चों की मदद करेंगे सुधार के लिए। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? फर्स्ट नंबर। वन 127 क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें ए अभिकथन क्या कहता है? कि अंग्रेजी भारत में एक सहराजकीय भाषा है, ठीक। और तर्क क्या कहता है? कि भारतीय विद्यालयों में अंग्रेजी को विदेशी भाषा की तरह पढ़ाया जाता है। तो देखिए फर्स्ट कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है। सेकंड कहता है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। थर्ड कहता है ए गलत है परंतु आर सही है। 4 ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो 127 में आपका राइट आंसर फर्स्ट नंबर हो जाएगा इसमें, क्योंकि जो अंग्रेजी भाषा है वो भारत की एक सहराजकीय भाषा, मतलब राजकीय भाषा के कार्य के रूप में वो साथ में कार्य करती है। और लेकिन भारतीय विद्यालय में अंग्रेजी को विदेशी भाषा की तरह नहीं पढ़ाया जाता है। ये रॉन्ग है आपका, ये तर्क रॉन्ग हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर फर्स्ट नंबर हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। 28 क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की विशेषता नहीं है? भाषा की विशेषता कौन सी नहीं है? भाषा सांकेतिक है, भाषा स्थिर है, भाषा सामाजिक है, भाषा व्यवस्थित है।
128 क्वेश्चन जो है इसमें कौन सी भाषा की विशेषता नहीं, भाषा स्थिर नहीं है। ठीक, संकेत में भाषा कोडिंग होती है, ये सांकेतिक, और भाषा सामाजिक होती है, भाषा व्यवस्थित होती है, ये सही है। लेकिन ये जो भाषा स्थिर है, क्योंकि क्या आप एक ही भाषा बोलते हो? स्थिर नहीं है। एक इंसान कई भाषाएं बोल सकता है अगर उसको उसके बारे में ज्ञान हो तो, और स्थिर नहीं होती है, वो बदलती रहती है। तो ये सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें निगेटिव पूछा है, तो इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़े तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। इस बात पर आप गौर करिएगा, क्योंकि देखिए अभिकथन और तर्क वाले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत बार आते हैं। 129 क्वेश्चन जो है इसमें अभिकथन में कह रहा है कि पहले से ज्ञान के प्रत्यास्मरण के लिए विद्यार्थियों को संकेत देना महत्वपूर्ण है। तर्क कहता है कि पहले के ज्ञान के प्रत्यास्मरण से विद्यार्थियों को जानी गई भाषा से नई भाषा में संबद्धता स्थापित करने में मदद मिलती है। 129 में आप जब देखोगे तो इसमें क्या क्या इसमें ऑप्शन देखेंगे आप, ए सही है परंतु आर गलत है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए गलत है परंतु आर सही है, ए और आर दोनों सही है तो आर ए की सही व्याख्या है। तो देखिए कहते हैं कि पहले के ज्ञान, जो पहले का ज्ञान है आपके पास, उसको प्रत्यास्मरण के लिए विद्यार्थियों को संकेत देना महत्वपूर्ण है, संकेत देना चाहिए अगर उनको नहीं आ रहा है तो फिर से याद करने के लिए। और आर कह रहा है कि पहले के ज्ञान के प्रत्यास्मरण से विद्यार्थियों की जानी गई भाषा के नई भाषा में संबद्धता स्थापित करने में बिल्कुल मदद मिलती है, ये बात सही है। देखिए अगर बच्चा कुछ भूल रहा है तो आप उसको संकेत के द्वारा उसको याद दिला सकते हो। ठीक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो पहले अगर बच्चा पहले से कुछ चीज़ें सीखा हुआ है तो जो उसको दूसरी चीज़ें हैं, नई भाषा है, उसको सीखने में उसको मदद मिलती है, क्योंकि कनेक्ट कर पाता है बच्चा। ठीक है, कनेक्शन के द्वारा बच्चा कनेक्ट करके अच्छे से सीख पाएगा। तो ये इसमें ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा आपका। इसके बाद 130 क्वेश्चन आप देखोगे। कक्षा 8 की अध्यापिका ने अपने विद्यार्थियों को प्रदत्त कार्य के रूप में घर में ऊर्जा बचत से संबंधित एक लीफलेट बनाने के लिए कहा। यह कार्य भाषा की किस विशेषता को पोषित करेगा? ठीक है, प्रश्न स्वरूप में, सकारात्मक आदेश सूचक में, तुलनात्मक या फिर भूतकाल में। तो 130 नंबर में आपका राइट आंसर आपका सेकंड नंबर हो जाएगा कि कक्षा 8 के अध्यापिका ने अपने विद्यार्थियों को प्रदत्त कार्य के रूप में, ठीक है, होमवर्क के रूप में घर में ऊर्जा बचत के लिए संबंधित एक लीफलेट बनाने के लिए कहा है। यह कार्य भाषा की किस विशेषता को, सकारात्मक आदेश सूचक, ठीक, ये सकारात्मक आदेश सूचक के रूप में कार्य करेगी। तो राइट आंसर आपका सेकंड नंबर हो जाएगा। 131 देखेंगे। एक पाठ योजना बनाते समय उसका उद्देश्य निश्चित किया गया कि विद्यार्थियों को यह सिखाया जाए कि ग्राहकों के साथ विशिष्ट व्यापार संबंधी संप्रेषण कैसे किया जाए। यह उद्देश्य नीचे दी गई किस विधा से मेल खाता है? आप एक पाठ योजना बना रहे हैं, ठीक, उसका उद्देश्य निश्चित किया गया और उसका उद्देश्य निश्चित कर लिया गया है कि विद्यार्थियों को यह किस प्रकार से सिखाया जाए कि ग्राहकों के साथ विशिष्ट व्यापार संबंधी संप्रेषण, कि मतलब अगर वो दुकान पर कुछ खरीदने जा रहे हैं तो उसको उसके बारे में, जो भी सामान खरीदने जा रहे हैं व्यापार के बारे में, वो अच्छे से संप्रेषण कर सकें। यह उद्देश्य नीचे दी गई किस विधा से मेल खाता है? रिपोर्ट, वर्णन, आलेख या फिर पत्र। तो 131 में क्वेश्चन आपका राइट आंसर हो जाएगा पत्र के द्वारा। ठीक, आप पत्र के द्वारा उनको सिखा सकते हो। उसमें वो अपनी चीज़ों को क्या करेंगे, वो लिख कर जो है प्रदर्शित करेंगे कि हम इस प्रकार जो है संप्रेषण करेंगे। तो उसमें वो अपने भाव और विचारों को लिखित रूप में जो है लिख कर और उसके बाद जो है उसको टीचर को दिखा सकते हैं।
ठीक है। और ये भी एक सीखने के रूप में कार्य करेगा। पत्र के द्वारा क्या करेंगे, वो अपने भाव और विचारों को एक पत्र में लिखित रूप में लिखकर, और मतलब वो किस प्रकार से व्यापार करेंगे, ग्राहकों से किस प्रकार से बात करेंगे, वो अपनी सभी संप्रेषण विधियों को एक लिखित रूप में लिखकर वो टीचर को दिखा सकते हैं। और इससे जो है उनके भाव विचार भी प्रकट हो जाएंगे, और इसमें अगर कोई त्रुटियां होंगी तो उसको टीचर ठीक कर सकता है। ठीक, तो ये आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद 132 क्वेश्चन जो है, इसमें एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को एक चित्र में 4 वाद्य यंत्र देखने के लिए कहा। आगे यह कहा कि आपस में चर्चा करो कि विभिन्न संगीत समारोहों में इनका प्रयोग क्यों किया जाता है। उस संज्ञानात्मक कौशल का चयन कीजिए जो इस गतिविधि से मेल खाता है। तो इसमें विश्लेषण विधि, सृजित विधि, तर्क विधि या फिर कल्पना विधि। तो देखिए, इसमें सृजन करना तो नहीं होगा, तर्क भी नहीं दे सकते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वाद्य यंत्र 4 दे दिए गए हैं उनको। ठीक, उसके बारे में उन चर्चा करेंगे। चर्चा करो कि मतलब वो कहते हैं, टीचर कहता है कि इसके बारे में चर्चा करो कि विभिन्न संगीत समारोहों में इनका प्रयोग क्यों किया जाता है। तो सब अपनी अपनी बात रखेंगे, तो उसको विश्लेषण करना। ठीक है, इस कौशल को क्या कहेंगे, विश्लेषण करना। ठीक, ये आपका फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। 133 क्वेश्चन देखेंगे। जब एकल भाषी वक्ता एक समान बोले गए या हाव भाव वाले विचार के भीतर वाक्य की औपचारिक से अनौपचारिक स्थिति में आ जाते हैं तो वे किसमें संलग्न, मतलब औपचारिक किताबी ज्ञान, अनौपचारिक मतलब अपनी ही लैंग्वेज में किसी चीज को बोलना, वो अनौपचारिक प्रक्रिया हो जाएगी। तो देखिए, इसमें क्या कह रहे हैं कि जब एकल भाषी वक्ता एक समान बोले गए या हाव भाव वाले विचार के भीतर वाक्य की औपचारिक से अनौपचारिक स्थिति में जाते हैं तो वे किस में संलग्न हैं, कोड मिश्रण, कोड परिवर्तन, बोलियां, सामाजिक भाषा विज्ञान। तो इसमें देखिए वो किस में हो जाएगा, कोड परिवर्तन में हो जाएगा। ठीक, आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पेपर 2 के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सेकंड पेपर का क्वेश्चन है ये। कोड परिवर्तन के द्वारा औपचारिक से अनौपचारिक स्थिति में जाते हैं, वे किस में संलग्न रहेंगे, वे कोड परिवर्तन में संलग्न हैं। राइट आंसर सेकंड नंबर। 134 क्वेश्चन हम देखेंगे। बच्चों के अपने समुदाय में दूसरों के साथ अनौपचारिक अंतःक्रियाएं, मित्रता और संबंध बनाना भाषा के किस स्वरूप से के प्रयोग पर आधारित होते हैं। ठीक, समुदाय मतलब बहुत सारे बच्चे का कलेक्शन में से अपने समुदाय में दूसरों के साथ अनौपचारिक अंतःक्रियाएं, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि लिमिट है इसमें कि हाँ आपको किताबी ज्ञान बोलना है, फिर आपने जो भी कंठस्थ किया है, याद किया है, वही बोलना। अनौपचारिक तरीके से मतलब अपनी भाषा में किसी चीज़ को कहना। तो अनौपचारिक अंतःक्रियाएं, मित्रता और संबंध बनाना भाषा के किस के प्रयोग पर आधारित होते हैं, अनुकूलन में होते हैं या फिर आत्मसातकरण में या फिर भाषा सामाजिकरण में या फिर सांस्कृतिकरण में। 134 में यह आ जाएगा भाषा सामाजिकरण में। ठीक, आपका थर्ड नंबर राइट हो जाएगा। भाषा सामाजिकरण में पहले तो समुदाय है, समुदाय में दूसरों के साथ और अनौपचारिक अंतःक्रिया कर रहा है, तो ये समाज में आ जाएगा। समाज में अनौपचारिक अंतःक्रियाएं होती हैं। मित्र और संबंधी ये सब किस में आते हैं, सामाजिक समाज में आ जाएंगे। तो इससे आपको कोरिलेट करना है कि यहाँ पर देखिए कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको राइट आंसर ढूंढने में आपको मदद करते हैं। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 135 क्वेश्चन देखेंगे। शब्दावली के प्रयोग के संबंध में व्याकरण शिक्षार्थियों को क्या करने की दृष्टि प्रदान करता है, शब्दकोशीय बिंदु को अर्थपूर्ण और संप्रेषणात्मक अभिव्यक्ति में जोड़ पाना, सुनी गई बातों को मौखिक रूप से कह पाना, उच्चतर कक्षाओं में औपचारिक लेखन के प्रारूप तैयार करना। अनौपचारिक स्थिति
अनौपचारिक स्थितियों में बृहत्तर सटीकता और विश्वास के साथ, औपचारिक स्थितियों में बृहत्तर सटीकता और विश्वास के साथ बात करना। 135 क्वेश्चन जो है इसमें क्या कहते हैं, शब्दावली के प्रयोग से। तो शब्दावली किसमें, शब्दकोश में होती है। ठीक, देखिए यहाँ पर मिल गया ना आपको। शब्दावली के प्रयोग के संबंध में व्याकरण शिक्षार्थियों को क्या करने की दृष्टि प्रदान करता है, शब्दकोशीय बिंदु को, मतलब ऐसे शब्द हों जो अर्थपूर्ण हो, जिसमें अर्थ हो, और संप्रेषणात्मक अभिव्यक्ति में जोड़ पाना, और उसके द्वारा ऐसे शब्द हो जिसका अर्थ भी हो और उससे आप अपना संप्रेषण कर पाएं। ठीक है, संप्रेषणात्मक अभिव्यक्ति मतलब अपने हाव भाव विचारों को बातों के द्वारा जो है उसको किसी के सामने रख पाएं, उसको अभिव्यक्त कर पाएं। ठीक, ये आपका शब्दावली के प्रयोग के संबंध में व्याकरण जो है शिक्षार्थियों की इस तरह मदद करता है, जिसमें शब्दकोशीय बिंदु होते हैं और वो अर्थपूर्ण होते हैं और संप्रेषणात्मक अभिव्यक्ति से युक्त होते हैं। ठीक, ये आपका फर्स्ट नंबर 35 में फर्स्ट नंबर आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम, यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों में सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। दिन भर हमारा प्राण गहरे से बहना चाहिए। यदि पेट के नीचे कंद स्थान से प्राण का बहना सुनिश्चित कर लिया जाए तो यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा होता है। लेकिन अधिकतर हमारा प्राण छाती से शुरू करके छोटी सी यात्रा करके रह जाता है, उसका गहरे से बहना नहीं हो पाता है। यदि हम दिन में जब भी याद आए तभी अपने प्राण को धीमा और गहरा भरना शुरू कर दें तो प्राणायाम, ठीक है, प्राणायाम की बात की जा रही है, तो खुद को ऊर्जावान, प्राणवान, शक्तिवान और शांत स्वभाव का अनुभव करने लगेंगे। हमारे भीतर धैर्य और रचनात्मक बढ़ने लगेगी, मन का तनाव समाप्त हो जाएगा, भय घबराहट से मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही यह अभ्यास ध्यान की गहराइयों में ले जाने के लिए सहायक होगा। ठीक है, ये आपका रहा गद्यांश। तो देखिए, जिस तरह आपको मैंने ट्रिक बताई हुई है संस्कृत में, वैसे आप हिंदी में भी ढूंढ सकते हो। ठीक है, अगर आपको फटाफट करना है, ठीक है, आपको ट्रिक चाहिए, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, आपने सब कुछ कर लिया है और गद्यांश बाकी रह गया है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और इसके शब्दों को गद्यांश में ढूंढेंगे। ठीक है, ढूंढने का प्रयास करेंगे। हम देखेंगे इसके लिए फर्स्ट है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 136 कह रहा है कि प्राण से बहना चाहिए क्या, तीव्र गति, धीमी गति, मंद मंद रूप या फिर गहराई। तो 136 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, गहराई। इसमें क्या कह रहे हैं कि दिन भर हमारा प्राण गहरे से बहना चाहिए, तो यहाँ पर गहराई की बात की जा रही है। ठीक, प्राण से बहना चाहिए क्या, गहराई। तीव्र गति, धीमी गति, मंद मंद रूप, ये नहीं होगा। इसके बाद देखेंगे 136, ऊर्जावान, शक्तिवान और शांत स्वभाव का बनने के लिए आवश्यक है प्राणवायु का धीमा और नीचे बहना, प्राणवायु का गहराई और देर तक बहना, प्राणवायु का धीमा और गहराई से बहना, प्राणवायु का तेज और गहराई से बहना। तो 137 जो है इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, देखेंगे ऊर्जावान, शक्तिवान और शांत स्वभाव। हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ना ऊर्जावान, प्राणवान, यहाँ पर देखिए ऊर्जावान, प्राणवान, शक्तिवान और शांत स्वभाव का शुरू कर दें तो खुद को ऊर्जावान, प्राणवान, शक्तिवान और शांत स्वरूप का अनुभव करने लगेंगे। यदि हम दिन में जब भी याद आए तभी अपने प्राण को धीमा और गहरा भरना। ठीक, अपने प्राण को धीमा और गहरा भरना शुरू कर दें तो खुद को ऊर्जावान, प्राणवान, शक्तिवान और शांत। तो देखिए प्राण को
धीमा और गहराई से बहना। थर्ड नंबर देखिए, वहां पर क्या मिला हमें, ऊर्जावान, शक्तिवान और शांत स्वभाव बनने के लिए आवश्यक है कि प्राणवायु का धीमा गहराई से बहना। ठीक, ये आपका राइट हो जाएगा। 138, यदि प्राणवायु व्यवस्थित रूप से बहता है तो क्या नहीं होगा, भय से मुक्ति मिलना, रचनात्मकता का विकास होना, घबराहट में वृद्धि होना, मन का तनाव दूर करना। यदि प्राणवायु व्यवस्थित रूप से बहता है तो क्या नहीं होता है, प्राणवायु व्यवस्थित से बहता है तो क्या नहीं होता है, देखिए हम देखेंगे। देखिए इसमें ढूंढेंगे हम, प्राणवायु व्यवस्थित से भय घबराहट से मुक्ति मिल जाएगी, साथ ही यह अभ्यास ध्यान की गहराइयों में ले जाने में भी सहायक होंगे। देखिए प्राणवायु इसमें क्या कह रहा था, हम क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे। इसमें कह रहा था कि यदि प्राणवायु व्यवस्थित रूप से बहता है तो क्या नहीं होगा, यदि प्राणवायु व्यवस्थित, इस ऑप्शन भी एक बार देख लेंगे। भय से मुक्ति मिलना, रचनात्मकता का विकास होना, घबराहट में वृद्धि होना, मन का तनाव दूर होना। देखिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भय घबराहट से मुक्ति मिल जाएगी, मन का तनाव समाप्त हो जाएगा, हमारे भीतर धैर्य रचनात्मकता बढ़ने लगेगी। इसमें सब चीज़ों की चर्चा की गई है। पहला, हमारे भीतर धैर्य और रचनात्मकता बढ़ने लगेगी, मन का तनाव समाप्त हो जाएगा, भय घबराहट से मुक्ति मिल जाएगी, साथ ही यह अभ्यास ध्यान की गहराइयों में ले जाने में सहायक होंगी। तो देखिए इसमें क्या कहा है, इसमें क्वेश्चन में कहा है कि यदि प्राणवायु व्यवस्थित रूप से बहता है तो घबराहट में वृद्धि होगी, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, निगेटिव है ना, ये निगेटिव है, ये नहीं होगा। तो भय से मुक्ति मिल जाएगी, हमने वहां देखा, रचनात्मकता का विकास होगा, मन का तनाव दूर हो जाएगा, घबराहट में मृत्यु मतलब घबराहट हमारी बढ़ जाएगी, ये निगेटिव हो गया ना, इसलिए ये निगेटिव आपका, यहाँ पर निगेटिव पूछा है तो ये भी आपका निगेटिव हो गया, तो ये राइट होगा। ठीक, ध्यान से एक बार पढ़िएगा, आपको समझ आ जाएगा, थर्ड नंबर राइट हो जाएगा। 139 क्वेश्चन देखेंगे, प्राणवायु का गहराई और धीमी गति से बहना में सहायता करता है। 139 क्वेश्चन देखेंगे, अभ्यास मुक्त होना, ध्यान लगाना, इच्छाएं पूर्ण करने, व्यापार बढ़ाने। तो प्राणवायु का गहराई और धीमी गति से बहने में सहायता करता है, ध्यान लगाने में। ठीक, प्राणवायु का गहराई और धीमी गति से बहने में सहायता क्या करता है, ध्यान लगाने में सहायता करता है। इसके बाद 140 क्वेश्चन हम देखेंगे, मानव जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, योग है, ध्यान है, प्राणवायु है, अभ्यास है। तो यहाँ पर किसकी चर्चा की गई है, प्राणवायु की चर्चा की है। मानव जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, प्राणवायु है, योग ध्यान अभ्यास नहीं होगा, इसमें आपका प्राण वायु होगा। ठीक है, विशेषण शब्द है। ठीक है, विशेषण शब्द इसमें कौन सा है, 141 में, धैर्य, मन शांत, घबराहट। तो यहाँ पर देखिए 141 में थर्ड नंबर शांत जो है ये आपका विशेषण शब्द हो गया। सुनिश्चित में उपसर्ग और मूल शब्द क्या है, सुनिश्चित, तो इसमें क्या है, उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय क्या है बाद में लगता है, तो सु उपसर्ग हो गया और निश्चित जो है वो आपका मूल शब्द हो गया, तो इससे क्या बना, आपका सुनिश्चित बन गया। ठीक, तो ये आपके 142 क्वेश्चंस रहे, जिसमें आपके गद्यांश और शिक्षण के क्वेश्चंस इंक्लूड थे, जो आपके अभी एग्ज़ाम जो हुआ था अगस्त में, वहाँ उसमें आया हुआ था। 20 अगस्त को जो एग्ज़ाम होता सीटेट का, तो ये सीटेट को अभी जो पेपर होने वाला है उसको नज़र में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इन सब क्वेश्चंस को आप देख के जाइए ताकि आपको पैटर्न समझ में आए, किस तरह का क्वेश्चंस आ रहे हैं।
और ताकि पेपर देखने के बाद आपको घबराहट ना हो, आप आराम से अच्छे से पेपर कर पाएँ और अच्छा मार्क्स लेके आएँ। एटलीस्ट 30 में 25 तो लेके ही आना है आपको, वो चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत हो, बाकी में भी आपको लेके आना है, लेकिन इन दोनों को आपको ध्यान में रख, मतलब ये आपके स्कोरिंग है, इसमें तो आपको मिल ही जाएंगे, अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसमें आपको ज़्यादा मार्क्स स्कोर करोगे इसमें तो फिर बाकी में थोड़ा बहुत कम हो जाएगा तो भी टेंशन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान में रखते हुए चीज़ों को पढ़ते जाइए। बहुत टाइम नहीं बचा है आपके एग्ज़ाम में अभी, तो वैदिक गुरु चैनल पर बने रहिएगा। यहाँ पर आपको सारे कंटेंट दिए जाएंगे। टेलीग्राम हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ भी आपको सारे पीडीएफ तो नहीं, लेकिन हाँ आपको वीडियोस सारे मिलते रहेंगे। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करिएगा, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। लास्ट टाइम भी हमने बहुत सारे प्रयास किए थे, जिसमें से हम बहुत सारे क्वेश्चंस और पैसेज सब कुछ हूबहू आया था पेपर में। आपने देखा होगा, जो लगातार हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं, उनको ये जानकारी होगी। तो इस भ्रम में मत रहिएगा कि आपको कुछ भी दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आपको कंटेंट दिया जा रहा है। तो आप वैदिक गुरु चैनल पर बने रहिएगा। हमारा वैदिक गुरु चैनल है, इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अभी हम नेक्स्ट में संस्कृत के क्वेश्चंस देंगे, ठीक है। तो इसको पूरी व्याख्या पढ़िएगा, सब कुछ अच्छे से ध्यान से देखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। ओके, धन्यवाद।